स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने लास्ट जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, सैलरी के बारे में पढ़ा था कि सैलरी क्या होती है। सैलरी किसे बोलते हैं? सैलरी उसे बोलते हैं जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है जब, और जब एम्प्लॉयर उसे जो भी एम्प्लॉय को दिएगा वो सब सैलरी का पार्ट होता है। पहले एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। सेकंड चीज हमने पढ़ी थी कि एवरीथिंग जो भी चीज एम्प्लॉयर से मिलेगी एम्प्लॉय को वो सैलरी होगी। फॉरगोइंग सैलरी होती है, अगर छोड़ दिया, अगर एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी कुछ पार्ट किसी को डोनेट कर दिया, चैरिटी कर दी, डोनेट कर दिया, तो वो पार्ट भी उसकी सैलरी में ऐड होता है और उस पर टैक्स की लायबिलिटी उसके ऊपर आती है। सरेंडर ऑफ सैलरी पे उल्टा होता है कि भाई अगर मैंने सैलरी छोड़ दी कि भाई मुझे मत सैलरी देना, तो उस वाली सैलरी एग्जेम्प्टेड हो जाती है। सैलरी पे टैक्स फ्री, ये हमने बता दिया था आपको। प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सर्विसेज, ये भी बता दिया था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सैलरी के चैप्टर में हमने क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 15, 16, 17, ये 3 सेक्शन पढ़ेंगे। सेक्शन 15 में हम सैलरी का चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे, कौन सी सैलरी के ऊपर दिए इनकम टैक्स चार्ज होता है, सैलरी में से कौन किस किस चीजों का डिडक्शन मिल सकता है, और 17 है डेफिनेशन का सेक्शन। तो सेक्शन 15 हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई ड्यू और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर, वो हमारी क्या होती है, सैलरी पे होती है। मतलब अगर आपकी सैलरी ड्यू होगी, अगर एम्प्लॉयर ने ड्यू कर दी लेकिन पे नहीं करी, तो आपको मिले या नहीं मिले आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। आपको मिल गई, एडवांस आपको पैसा मिल गया, लेकिन आपको अभी मान लीजिए अभी तो सैलरी का ड्यू भी नहीं हुआ, तो भी वो मिल गई, तो भी उसके ऊपर टैक्स हो जाएगा। एडेड सोसाइटी पिछली शुरू की हुई सैलरी, उसके ऊपर भी टैक्स आपको देना पड़ेगा लमसम अगर आपको मिल जाती है, ठीक है ना। और लेकिन सेक्शन 89 का रिलीफ खुलने के बाद, इसके बाद हम लोगों ने इसका डेफिनेशन, इसका एग्जांपल पढ़ लिया था। इसका सेक्शन 16 हमने पढ़ा था, उसमें एक पहली डिडक्शन पढ़ी थी, डिडक्शन है जब आप सैलरी की जो टोटल इनकम आएगी उसमें से क्या माइनस कर सकते हो, ये 3 तरीके की डिडक्शन से आपको मिल सकती है। डिडक्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब लमसम में एक अमाउंट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अपने सैलरी में से इतना तक का तो डिडक्शन ले लेना, वो है 40,000 एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मतलब क्या, अगर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अगर आपको आपके एम्प्लॉयर ने पे करा है, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो या तो आपने जितना भी आपको मिला है अपनी आपकी बेसिक सैलरी का 20% और 5,000 विच एवर इज लीस्ट, जितना भी अमाउंट आएगा वो अपनी सैलरी से आप माइनस कर सकते हो। एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखा था। प्रोफेशनल टैक्स, अगर आपने पे करा है चाहे आपके एम्प्लॉयर से मिला या नहीं मिला, जितना भी आपने पे करा है वो आप अपनी सैलरी में से डिडक्ट कर सकते हो। परक्विजिट और अलाउंसेस के बारे में थोड़ा सा बताया था, इन काइंड जो भी मिलेगा वो परक्विजिट कहलाएगा, इन कैश जो भी मिलेगा वो अलाउंसेस कहलाएगा। इसके नेक्स्ट हमने पढ़ा था डेफिनेशन। डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी थोड़ी सी, सैलरी की डेफिनेशन, सैलरी कितने तरीके की होती है, परक्विजिट और प्रॉफिट एंड लॉस। सेक्शन 70 सबसेक्शन 1, 2, 3 ये हमारे बताए गए। सैलरी की डेफिनेशन में हमने 15 तरीके की सैलरी पढ़ी थी, बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लीव एनकैशमेंट, कंप्यूटर पेंशन, अलाउंसेस, परक्विजिट, बोनस, कमीशन, एडवांस सैलरी, प्रॉफिट एंड सैलरी और दिस। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिर अलाउंसेस क्या होते हैं। अलाउंसेस वाले 2-3 तरह के होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल, टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड। ये वाले तो बहुत इजी है, मतलब जो भी अगर ये आपका एम्प्लॉयर आपको पे कर रहा है तो इसमें कोई माफी नहीं है, ये आपके पूरी आपके सैलरी में जुड़ जाएंगे और आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको कोई माफी नहीं है। ये वाले जो होंगे एम्प्लॉयर आपको कुछ पे करेगा, लेकिन आप अपनी सैलरी में से कुछ चीजें मतलब पार्टली टैक्सेबल होते हैं, कुछ पार्ट इसका एग्जेम्प्टेड हो जाता है। तो जितना पार्ट एग्जेम्प्टेड हो जाता है वो निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं। और ये वाले जो ये भी बहुत ईजी है कि ये वाले अगर आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं और आप ये अगर इन जगह पे वर्क कर रहे हो, तो जो भी आपको अलाउंसेस मिलेंगे वो अपनी सैलरी में आप जोड़ना ही मत, क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है, तो उस पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो हमें सिंपल सी बेसिकली इसके ऊपर डिस्कस करना है ज्यादा, तो आगे देखेंगे हम कैसे करेंगे। उससे पहले हमने सेकंड डेफिनेशन पढ़ी थी, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, परक्विजिट की डेफिनेशन। परक्विजिट क्या होता है, इन काइंड अगर आपको एम्प्लॉयर कुछ भी बेनिफिट दे रहा है वो आपकी सैलरी का पार्ट होता है, उसे हम परक्विजिट बोलते हैं। जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया, आपको कोई घर दे दिया रहने के लिए, भाई आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, कंसेशन रेट में दे दिया, कम रेट में दे दिया, आपको कोई बेनिफिट दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशन रेट में, आपकी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर आपको पे आपकी बिहाफ पे पे कर रहा है, आपको समअप दे दिया कुछ एश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करने के लिए, फ्रिंज बेनिफिट कुछ दे रहा है, आपको कोई शेयर्स अलॉटेड कर दिए ईएसओपी या इक्विटी शेयर स्कीम अदर फ्री ऑफ कॉस्ट कंसेशन रेट में, या आपकी बिहाफ पे कुछ भी रेम्युनरेशन सुपरन्यूएशन फंड में 1 लाख रुपए से ऊपर अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो जितना भी ऊपर आपकी सैलरी पे आपके ये कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आपकी सैलरी में जुड़ेगा। तो ये परक्विजिट की डेफिनेशन में पढ़ लिया था। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट हम ये आ गए थे सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में, डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सैलरी। सैलरी के जगह पे कुछ और मिल जाना, तो अगर आपको पिछला रुकवा मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने आपको निकाला और आपको बोला कि आपको निकाल रहा हूँ या आपकी सैलरी आप कम कर रहा हूँ और लमसम में भाई 2 लाख रुपए रख लो, तो जो 2 लाख रुपए मिले हैं वो भी आपकी सैलरी है, सैलरी की जगह पे कुछ और मिल गया तो वो भी आपकी सैलरी के पार्ट में जुड़ेगा और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टर्मिनेशन या रिड्यूस करने पर जो भी कंपनसेशन दिया जा रहा है वो आपकी सैलरी का पार्ट बन जाता है। इसका एक एग्जांपल बता देता है। एक कीवेंट पॉलिसी होती है। कीवेंट पॉलिसी बेसिकली क्या होती है कि जैसे मान लीजिए मैं कोई मेरे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है और काम करते करते हमने उसके हमारा वो कीमैन है। कीमैन मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट पर्सन। वो इतना इंपॉर्टेंट पर्सन है कि अगर वो नहीं हुआ
तो क्या होगा, मेरी कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है, तो मैंने उसका इंश्योरेंस करवा लिया। जब उसकी पॉलिसी ले ली, तो अगर उसे कुछ हो गया तो उसका बेनिफिट किसको जाएगा, उसका बेनिफिट दोनों जो लोगों को जाएगा, एक तो बिजनेसमैन को भी मिलेगा और उसकी एम्प्लॉय को भी मिलेगा। भाई अगर मान लीजिए जैसे क्या होता है, कुछ एक बंदा है और मेरे यहाँ काम कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है, मेरे चपरासी लेकर के हेड ऑफिस डिपार्टमेंट तक कोई भी एक बंदा हो सकता है जो की पर्सन मेरे की मैन हो, की मैन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, उसका मैंने ना इंश्योरेंस करवा लिया कि भाई अगर इसे कुछ हो गया तो इंश्योरेंस पॉलिसी मुझसे मुझे रिकवरी मिल जाएगी, कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। तो अब उसका बेनिफिट मुझे ही मिलेगा और उसको भी मिलेगा, जो उसके मरने के बाद उसकी फैमिली को भी मिलेगा। तो उसकी पॉलिसी करवाने के मान लीजिए उसे कुछ हो जाता है, तो और उसका जो बेनिफिट पॉलिसी से पैसा मिला है, वो जो उसकी फैमिली को मिलेगा, वो जब वो क्योंकि इनकम कहलाएगी उसकी, तो वो उसकी टैक्सेबल जो करेंगे वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल करेंगे। तो वो क्या होता है, ईवन पॉलिसी होती है। समझ में आए? हेलो, समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताओ, फिर से बताता हूँ। अरे बता दो। यस सर, आ गया। अरे की मैन से बोल सकते जी, हेलो। हाँ जी, हाँ सर। हाँ जी, हेलो बोलो। सर की मैन तो जैसे पढ़ा था तो उसे बोलते हैं ना, जो कंपनी का मेन हेड वगैरह होता है वो, हेड नहीं होता, उसी हेड हेड को नहीं, बोलते हैं की हेड नहीं, मैन। इंपॉर्टेंट पर्सन। कीमैन कोई भी हो सकता है, कीमैन पर्सन, कीमैन जैसे जो, हम अगर हाँ बात करें, रिलायंस की बात करें जैसे, तो सर की मैन पर्सन तो मतलब उनके हेड वगैरह ही होंगे, जैसे मुकेश या हाँ, अनिल मतलब अंबानी वही, वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल इनकी जो वही, पॉलिसी होती है उस पर। बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो उनके इंपॉर्टेंट है, जिनके ना होने पर, अब वो तो वही होंगे ना जो जो रन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस पे 4 लोग 7 लोग हैं, उनके बेसिस पे ही कंपनी चल रही है। उनके उनको वो अगर नहीं होंगे, क्योंकि वो जो डिसीजन वो लेते हैं उसी की वजह से उनका ग्रोथ हो रही है। अगर उनमें से कोई भी बंदा नहीं रहता है तो कंपनी को बहुत बड़ा अरे लॉस होगा। क्लास चल रही है हेलो, ना ना। ठीक है, तो उस बंदे की हमने पॉलिसी करवा ली, तो वो जी सर। इंपॉर्टेंट पर्सन है। ओनर से मतलब नहीं है कि ओनर ही होगा कीमैन पर्सन, हो सकता है उसके जो डायरेक्टर उन्होंने अपॉइंट कर रखे हो वो उनके कीमैन पर्सन हो, जो मीटिंग में बैठते हैं और वो जो डिसीजन लेते हैं उसी से कंपनी चल रही है। तो कीमैन पर्सन वो होगा जो इंपॉर्टेंट पर्सन है कंपनी का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, जिसके वजह से जी बिजनेस सर। जनरेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, जी सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अलाउंसेस। अब इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अलाउंसेस जो होते हैं, देखो फुल्ली टैक्सेबल तो बड़े सिंपल है। ये वाले अलाउंसेस अगर आपको मिल रहे हैं ना, तो आप इसमें से कोई भी माइनस नहीं कर सकते, आप इसको पूरा पूरा टैक्सेबल करोगे, अपनी सैलरी की उसमें सैलरी में टैक्सेबल करोगे और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये वाले जो होंगे पार्टली टैक्सेबल होंगे, पार्टली एग्जेम्प्टेड होंगे। तो ये वाले क्या होंगे आपके, पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्टेड होंगे, और ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड होंगे। तो इनको हमें देखना है, ये वाले और ये वाले तो बहुत इजी है, ये आपकी सैलरी में जुड़ेंगे, आपको बस कुछ भी माइनस नहीं करना, टोटल टैक्स देना है इसके ऊपर। ये वाले कुछ पार्ट इसमें से हमें एग्जेम्प्टेड करना होगा, वो कितना पार्ट एग्जेम्प्टेड करना है, कितना एग्जेम्प्टेड होगा, कैसे होगा, वो हम लोग सीखना है। और ये वाले तो आपको सैलरी में ऐड ही नहीं करना है क्योंकि एग्जेम्प्टेड है। तो इसमें पार्टली एग्जेम्प्टेड में हम लोग पहला पढ़ते हैं। देखो ये बता दिया अलाउंसेस में 100% एग्जेम्प्टेड, वही वाला केस है। पहला अलाउंसेस जो देख रहे हैं जो पार्टली एग्जेम्प्टेड में, दैट इज हाउस रेंट अलाउंसेस, जो कि क्या है, हाउस रेंट अलाउंसेस है। मतलब एचआरए अगर आपको मिल रहा है, मान लीजिए आपके बॉस ने बोला, आप आए दिल्ली से यहाँ पे काम करने के लिए आए, और मान लीजिए सेलधारा में हमारी वो है फार्म है जहाँ पे हम रन कर रहे हैं। तो मैंने आपको बुलाया, और बुलाने के बाद आपको बोला कि भैया आपकी सैलरी हो गई है, 20,000 रुपये आपकी सैलरी है, और आप अपना यहाँ पे काम करने के लिए आ जाओ। आपने कहा सर एक चीज बताओ, मैं तो दिल्ली से आ रखा हूँ, मैं यहाँ पर रहूंगा कहाँ? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि भाई रहने का आप इंतजाम अपना आप देख लो, और देख लो कहीं ना कहीं आपको रेंट पे मिल जाएगी जगह। तो उसने कहा कि रेंट पे तो जगह मिल जाएगी सर मुझे, लेकिन इस जगह पे रेंट पे लूंगा जगह में, तो मुझे तो कम से कम तो 7 से 8,000 रुपये तो मेरा रेंट ही चल जाएगा, 10,000 रुपये तो मेरा रेंट ही चले जाएगा, तो मैं सैलरी में बचाऊंगा क्या? फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो मैंने कहा एक काम करो, क्योंकि मुझे वो बंदा बढ़िया लग रहा था, तो मैंने कहा एक काम कर, हमसे किराया ले ले, हमसे ले ले 7,000 रुपये, 5,000 रुपये मेरे से, 6,000 रुपये मुझसे किराया ले ले। भाई ले तू 6,000 रुपये ले, और 6,000 रुपये रेंट पे ले ले, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है 6,000 रुपये मिल जाता है, तो 6,000 रुपये ले ले। दैट इज एचआरए। क्या है वो? एचआरए, करेक्ट है ना? है ना? अब देखो उसे 20,000 रुपये तो उसकी सैलरी मिल रही थी, उसके साथ साथ 6,000 रुपये ये मिल गया, तो उसकी टोटल सैलरी कितनी होगी? 26,000 रुपये। 26,000 रुपये उसकी सैलरी होगी ना, तो उसका जो टैक्स कटेगा वो 26,000 रुपये कटेगा। लेकिन ये 6,000 रुपये तो उसकी पॉकेट में गए ही नहीं, 6,000 तो किसको दे दिया उसने?
उसने तो रेंट को उसने तो लैंडलॉर्ड को दे दिए, तो उसकी तो अननेसेसरी उसके ऊपर बर्डन आ गया, 6,000 रुपए पर टैक्स का बर्डन आ गया कि नहीं आ गया? भाई मैंने किसी भाई देखो, जो मैंने मेहनत करी 20,000 रुपए, उसका पैसा मुझे आ गया, चलो भाई वो मैंने इनकम, वो मेरी इनकम होगी। लेकिन जो पैसा मैंने लिया ही खर्चे के लिए है, एक पर्टिकुलर खर्चे के लिए लिया है, और वो खर्चे के लिए गया भी है, तो मैं कहाँ से दे दूं अपने? मेरे पास तो है नहीं ना मेरे पास। फिर मेरे को तो गवर्नमेंट कह रही है कि उसके ऊपर टैक्स दे दो। अरे सर, मेरे पास बचा ही कहाँ वो पैसा? मेरी इनकम होती तब तो मैं उसके ऊपर टैक्स दूं ना। वो तो मैंने एम्प्लॉयर से लिया और दे दिया। करेक्ट है ना? समझ में आ रही बात? तो ये दिक्कत आने लगी। तो इसी चीज को देख करके डिपार्टमेंट ने कहा, इसी चीज को देख करके डिपार्टमेंट ने कहा कि भैया ठीक है, हम आपको ना इसकी एग्जेम्पशन देंगे, लेकिन ऐसे नहीं, आपका एम्प्लॉयर दे रहा है आपको 15,000 रुपए, आपको दे रहा है रेंट, तो आपकी, और आपने रेंट दिया 6,000 रुपए का, 6,000 रुपए रेंट दिया, और आपको 15,000 रुपए का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। या आपने हो सकता है 6,000 रुपए का दिया, तो मैं बता देता हूँ आपको कि कितने तक का लाजमी है उस जगह का। उस जगह का जो रेंट होना चाहिए वो इतने तक होना चाहिए, और इतने तक ही हम आपकी सैलरी में से डिडक्शन की अलाउ करेंगे। ये नहीं कि आपकी मर्जी से आपके एम्प्लॉयर ने जितना आपको दिया, और आपने मान लीजिए आपने तो 5 स्टार होटल में वो ले रखा है, या 5 स्टार होटल में आप रह रहे हो, वहां पे आपने फ्लैट ले रखा है, और आप तो बढ़िया अच्छी तरीके से उस रेंट पे कर रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। हम आपको रेंट की एक लिमिट बताएंगे कि इतने तक अगर आपको रेंट मिला है, और आपने इतने, आप ले कितना भी लो, लेकिन इतना ही अपनी सैलरी में से माइनस सकते हो, बाकी हम लोग आपकी सैलरी में इनकम काउंट करते हैं। तो वो क्या केस है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वो केस क्या है? ये कि अगर आप मेट्रो सिटी में हो, एक मिनट वेट करना। कि इस केस में क्या होगा, मतलब कितने तक आपकी सैलरी में से आपको सैलरी में ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर इतने तक, ये रूल बोला गया है कि अगर इतने तक अगर आपको मिला है HRA, तो कोई बात नहीं भैया, अपनी सैलरी में मत ऐड करना है, इसे एग्जेम्प्टेड कर लेना। तो वो कैसा है? अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो, उन्होंने कहा, लॉ में बोला कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो, मतलब दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इन जगह पे रहते हो, तो आप 3 वैल्यू देखो इनमें से, जितना मिला आपको HRA एक्चुअली रिसीव फॉर द रिलीवेंट पीरियड, जितना आपको HRA मिला है, जितना आपके एम्प्लॉयर ने पे करा, मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने पे करा 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए रेंट पेड, आपने कितना पे करा, माइनस 10% ऑफ द सैलरी। आपकी जो सैलरी है उसका 10% आप उसमें से माइनस कर लो। मतलब क्या है? जितना, मान लीजिए आपने रेंट पे करा 15,000 रुपए, और आपकी सैलरी है 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000 रुपए। तो 10,000 में से 1 लाख 15,000 माइनस करो तो 5,000, तो सेकंड वैल्यू के लिए क्या आ गया? 5,000 रुपए आ गया। जितना आपने पे करा और 10% ऑफ द सैलरी उसमें से माइनस कर लो, दूसरी वैल्यू आ गई। एक पहली वैल्यू क्या होगी? जो आपको मिला है आपके एम्प्लॉयर से। दूसरी वैल्यू कैसे आएगी? आपने जितना रेंट पे करा उसमें से माइनस कर लो 10% ऑफ द सैलरी ऑफ रिलेवेंट पीरियड, उस पीरियड का। फिर 50%, और तीसरी वैल्यू कैसे निकलेगी? 50% ऑफ द सैलरी, मतलब अपनी सैलरी का 50% निकाल लो। तो तीनों में से जो भी वैल्यू सबसे लीस्ट होगी उस उतने तक का, मतलब ये बोला है, देखो यहाँ पर, HRA इज स्पेशली allowances specifically granted to an employee by his employer towards payment of rent of resident of the employee. HRA granted to an employee is exempted to the extent, इतना, इसमें जो भी सबसे वैल्यू कम होगी ना, उतने तक अपनी सैलरी में से आप डिडक्ट कर सकते हो। अपनी सैलरी में ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मतलब अगर आपको HRA मिला है 1,000 रुपए का, या HRA मिला है आपको पूरे साल भर में 60,000 रुपए मिला, 60,000 रुपए कितने? 60,000 आपको HRA मिला, और इसमें से जो लीस्ट वैल्यू आई है 20,000 रुपए आई है, तो अपने 20,000 रुपए से माइनस कर लो 40,000 रुपए, अपनी सैलरी में 40,000 रुपए जोड़ लो, भाई वो तुम्हारी इनकम है, 40,000 रुपए तुम्हारी इनकम है। अगर आप मेट्रो सिटी में हो, उसके अलावा कहीं और सिटी में आपने रेंट लिया है, तो उसमें कंडीशन बस ये लास्ट वाली कंडीशन बदल जाएगी, 40% ऑफ द सैलरी, यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 40% ऑफ द सैलरी। ठीक है? अब इसमें भी केस है, ऐसा नहीं है कि आपको मिला तो, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस क्या? एग्जेम्पशन भी है। एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू एन SSC हु इज लिव इन हिज ओन हाउस। अपने घर में रह रहे हो और खर्चा रेंट दे नहीं रहे हो, तो जितना भी HRA मिलेगा ना, ये देखने की जरूरत नहीं है, पूरा अपनी सैलरी में जोड़ लो भैया। मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने पूरे साल भर में आपको 60,000 रुपए का रेंट का खर्चा दिया, और आप अपने घर में रहते हो, और तब भी आपको मिल रहा, तो ये नहीं अब आप इसमें से लीस्ट वैल्यू ढूंढने लगो, पूरा पूरा आपका टैक्सेबल हो जाएगा, उसमें आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। पहला तो कैसे? आपका घर नहीं होना चाहिए। इन अ हाउस फॉर विच ही हैज नॉट इनकर्ड द एक्सपेंडिचर। सैलरी फॉर दिस पर्पस मींस बेसिक सैलरी। यहाँ पे जो सैलरी का मतलब है, सैलरी जो होती है अलग अलग कंपोनेंट में होती है, हमें पता है ना, मैंने दिखाई थी, सैलरी, कमीशन, बोनस, DA, HRA, ये सब चीजें होती है। सैलरी में सिर्फ बेसिक 10% किसका? कौन सी वाली सैलरी का? पूरी टोटल सैलरी का या बेसिक? तो यहाँ पे बोला है सैलरी फॉर दिस पर्पस मींस बेसिक सैलरी, DNS अलाउंसेस, DA ऐड कर दो उसमें,
बेसिक सैलरी ऐड कर दो, इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कमीशन एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्मिनल। मतलब क्या है, तीन चीजें उसमें ऐड होगी। यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है, आपकी जो बेसिक सैलरी है वो, आपको जो डीए मिल रहा है, डीए भी वो वाला जैसे होता है ना, डीए परसेंटेज वाला जो होता है वो मैं बताता हूँ। इफ प्रोवाइडेड टू टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपका डीए आपकी बेसिक सैलरी से अटैच्ड है, अटैच मतलब जैसे जब हम स्ट्रक्चर सैलरी का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें ऐसे लिखते हैं कि किसी भी बंदे की जितनी बेसिक होगी उसका 20% डीए होगा। अगर इस तरीके से डिसाइडेड किया गया है तो वो वाला डीए आपकी सैलरी में ऐड होगा। अगर आपने ऐसा बोला कि जैसे बेसिक सैलरी किसी की बनाई, हमने किसी कंपनी में स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है कि भैया तुम्हारी बेसिक होगी 10,000 रुपए और डीए होगा 2,000 रुपए, तो फिक्स कर दिया 2,000 रुपए, फिक्स कर दिया, अटैच नहीं करा आपके किससे, आपके बेसिक से अटैच नहीं करा, तो वो वाला डीए नहीं। यहाँ पे डीए कौन सा वाला बात कर रहे हैं, अगर आपका डीए आपकी बेसिक सैलरी से अटैच है, तो यहाँ पे इसलिए लिखा ना इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये वाला डीए वो वाला होता है। अगर ये वाला डीए है तो इसमें ऐड होगा, प्लस कमीशन। कमीशन भी कौन सी, जैसे कभी कभी होता है ना कि आप मेरे कंपनी में काम करोगे, जितनी भी टर्नओवर होगी उसका 22% आपको हम देंगे, तो अगर वो जो कमीशन आपको मिला है वो भी इसमें ऐड कर दो। तीनों चीजों का ऐड करने के बाद 10% या 50%। तो यहाँ पे जो सैलरी का मतलब है, इसको समझ लेना, ये तीनों चीजें इसमें ऐड होगी तब जाकर के उसका 10% या 50% निकलेगा। फिर आती है रिलेवेंट पीरियड। ये रिलेवेंट, क्योंकि डेफिनेशन देखिए ना, रिलेवेंट पीरियड ये क्या मतलब हुआ, relevant period means the period during which the said accommodation are occupied by the SSC during the previous year। जिस टाइम पीरियड में वो रहा है, ऑक्यूपाइड रहा है, रेंट पे रहा है, उस टाइम पीरियड की बात करी जा रही है, उस रिलेवेंट पीरियड की सैलरी से ही का 50%, जितने टाइम पीरियड में वो रहा, तो वो वाली बात यहाँ पर आएगी। अब इसको समझ में आया सभी को, पहले बताओ। यस सर। आगे क्लियर, आगे बढ़े। यस सर। ओके, और कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है, ये करके बताओ जरा मुझे, जरा ये निकाल के बताओ इसमें कि देखो इसे एचआरए मिल रहा है, एचआरए में से कितना वैल्यू वो माइनस कर सकता है। ये रूलिंग आप लिख लोगे, लिखना चाहते हो कोई, देख लो जल्दी से, लिखना चाहते हो तो लिख लो, फिर क्वेश्चन करना है क्योंकि इसके बाद। हो गया, आगे बढ़े, देख क्वेश्चन। हेलो, यस सर। चलो क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है। ये वाला, इस वाले क्वेश्चन में बोला गया आर कुमार है हैज द फॉलोइंग रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से ये चीजें मिली उसे, बेसिक सैलरी मिली 3,000 रुपए पर मंथ मिल रही है, तो आपको ईयरली बेसिस पे कंपटीशन करनी है। डीए मिला है 600 पर मंथ, कमीशन मिला है 6,000 रुपए पर एनम, ये पूरे साल का है। मोटर कार फॉर द पर्सनल यूज के लिए मोटर कार मिली 500 रुपए पर मंथ, मतलब आपको खर्चा मिल जाता है कि भैया लो मोटर कार के लिए 500 रुपए का खर्चा। एचआरए मिला आपको 900 रुपए, तो ये 900 रुपए आपको पर मंथ आपको क्या मिल रहा है, एचआरए मिल रहा है। तो अब आपको ये निकालना है, फाइंड आउट द एचआरए एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, मतलब कितना एग्जाम, कितना आप उसमें से एग्जाम कर सकते हो। मिस्टर राजकुमार एज्यूम दैट, हमने ये एज्यूम करा दैट ही पेड रेंट 1,000 पर मंथ, मतलब राजकुमार ने जो रेंट पे ले रखा है मकान वो उसका 1,000 रुपए पर मंथ देता है फॉर इज एकोमोडेशन एट द कानपुर का, और वो रहने वाला कहाँ का है, कानपुर। तो इसका मतलब है उसमें केस कौन सा लगेगा, ये वाला केस लगेगा। इस वाले केस को लगा करके, और डीए जो है वो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है, तो इसका मतलब वो वाला इस वाला है। तो अब इस केस को निकाल करके मुझे बताओ कि कितने का उसे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से निकालो। ठीक है, आंसर देखते हैं, चलो इसका देखो, इसका आंसर क्या आएगा। देखो पहला तो रिसीव कितना हुआ 10,800, कैसा आया, 900 मल्टीप्लाई बाय 1200, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना देगा 10,800। एग्जेम्प्टेड अमाउंट ये कितनी आई 96,800, ये कैसा आया 76,800, ये कैसा आया, ये सिर्फ एक चंदन का आया था। अब ये देखते हैं कैसा आया। एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुई है वो कितनी हुई है 900 मल्टीप्लाई बाय 12, तो पहली वैल्यू तो ये आ गई 10,800। सेकंड वैल्यू कैसे निकली, रेंट पेड, रेंट कितना पे किया उसने, 1,000 रुपए महीना पे करा था, तो 12,000 रुपए, 12,000 रुपए ये हो गया। और 10% ऑफ द सैलरी, उसकी सैलरी कितनी है 3,000 रुपए पर मंथ, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि डीए भी उसमें ऐड होगा। और कमीशन परसेंटेज वाला नहीं है, अगर परसेंटेज वाला होता तो कमीशन भी ऐड होता, तो 3,000 प्लस 6,600 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 12, तो निकल के आ गया 12,000। 12,000 में से माइनस करें 4,320, दूसरी वैल्यू कितनी निकल के आई 7,680।
फिर 40% ऑफ द सैलरी, 40% ऑफ द सैलरी मतलब 3600 मल्टीप्लाई बाय 12, 3600 कैसा आया 3000 प्लस 600। कमीशन को इसलिए ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो परसेंटेज वाला नहीं है, ठीक है, इसलिए। तो वो वैल्यू आई हमारी 17,280। तो इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है, दिस। तो इस वैल्यू को हम इसमें से माइनस करेंगे। जितना हमारे को एचआरए एम्प्लॉयर से कितना एचआरए मिला हमारे को 10,800, तो इसमें से इतना माफ है, इतना एग्जेम्प्टेड है, तो हमने एग्जेम्प्टेड माइनस कर दिया। तो ये वाली पार्ट जो है वो हमारी सैलरी में ऐड होगा, इसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज टैक्सेबल एचआरए। किसी को कोई कंफ्यूजन है? हाँ सर। बाकी किसी को जिससे नहीं हो पाए? सर कमीशन परसेंटेज में नहीं है मतलब? मैंने यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे लिखा था मैंने कमीशन के बारे में लिखा था ना, देखो कि कमीशन इज एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। मतलब अगर वैल्यू ना देख रखे, ये दे रखा होता है, सेल वैल्यू दे रखी होती है कि भाई 5 लाख रुपए की सेल है और उसका 2% कमीशन मिला है। कितना मिला है? 2% कमीशन मिला है, तो उसमें ऐड होता है वो, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बोल दिया ना कमीशन फिक्स दे दिया उसे कि 6,000 में फिक्स है, वो अटैच नहीं है आपके उसके साथ। अगर सेल्स बढ़ेगी तो आपकी कमीशन बढ़ेगा, सेल घटेगी तो इसमें कुछ नहीं है, आपको 6,000 पे कमीशन मिलना ही मिलना है पर मंथ, ये फिक्स वाला है, ठीक है, इसलिए ऐड नहीं हुआ। समझ में आया? ओके सर। आगे बढ़े? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे कुछ स्पेशल। देखो हमारे इस वाले पार्ट में 2 पार्ट थे जो हमने पढ़ा था अलाउंसेस, पार्टली टैक्सेबल में 2 पार्ट थे। एक तो एचआरए का था, एचआरए का हमने पढ़ लिया है। उसके बाद स्पेशल अलाउंसेस थे। तो स्पेशल अलाउंसेस कौन से, कितने हद तक उससे एग्जेम्प्टेड है और कितने हद तक उसके बाद टैक्स लगेगा, तो वो हमें देख रहे हैं। तो स्पेशल अलाउंसेस ये बोले गए, और अगर ये वाले अलाउंसेस इतने हद तक मिल रहे हैं तो भैया अपनी सैलरी में मत जोड़ना, ये एग्जेम्प्टेड है। अगर इससे ज्यादा मिलेंगे तो वो आपकी सैलरी में जुड़ेंगे। क्या क्या वो है? देखो पहला है एनी स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस इन द नेचर ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी हिल एरिया। अगर आप हिली एरिया, मान लीजिए आपकी जॉब हमने कहीं हिली एरियाज में लगा दी, तो आप बोलोगे सर इतना हिली एरियाज में मुझे भेजो। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हें एक काम करते हैं, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस देते हैं, हम स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस देंगे, हिल एरिया अलाउंसेस। और अगर मैं आपको 1,000 रुपए दे रहा हूँ, अगर 800 रुपए दे रहा हूँ और 300 रुपए दे रहा हूँ पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक लोकेशन, ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है, 800 रुपए मिलेंगे या 300 रुपए, मतलब किस किस जगह पे 300 रुपए तक एग्जेम्प्टेड है, किसी किसी जगह पे 800 रुपए तक एग्जेम्प्टेड है पर मंथ। अगर किसी जगह उस जगह पे आप रहते हो और आपको 800 रुपए मिल रहे हैं, तो आपको कोई आपकी सैलरी में वो जुड़ेगा नहीं, और कुछ जगह पे 300 रुपए है। और 700 पर मंथ इन दी एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इस एरिया में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो भी वो 7,000 रुपए आपके एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट है आपका एनी स्पेशल, इतना अमाउंट अगर आपको मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उससे ऊपर मिलेगा तो वो आपकी सैलरी में जुड़ेगा, वो टैक्सेबल होगा। एनी स्पेशल अलाउंसेस बॉर्डर एरिया में आपको आपकी पोस्टिंग कर दी, रिमोट लोकेशन जहां पर नहीं है, डिफिकल्ट एरियाज है, डिस्टर्ब एरियाज है, जहां पर कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। ज्योति क्या पूछना चाह रही हो बताओ? हेलो ज्योति, कुछ पूछना चाह रही हो? ओके चलो देखो, ठीक है। तो अगर आपकी इस जगह पे पोस्टिंग हो जाती है तो 1300 रुपीज, देखो ये अपनी अपनी अलग अलग जगहों के लिए ना स्पेसिफिक लोकेशन के बेसिस पे। अब ये जब आप किसी का केस लोगे तब जाके पता चलेगा। कुछ जगह पे अगर आप उस जगह पे कुछ जगह पे हो तो वहाँ पे 1,300 रुपए, कुछ जगह पे 1,100 रुपए एग्जामेशन है, कुछ जगह पे 1,050, कुछ जगह पे 750। तो वो डिपेंड करता है कितने ऊंचाई पे आप हो, कितने डिफिकल्ट एरियाज में हो, तो वहां पर वो लिमिट डिसाइड करी गई है कि इतने तक मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उससे ऊपर मिलेगा तो टैक्सेबल होगा। ट्रिब्यूनल एरिया जैसे आदिवासी जगह होती है, वहां पे अगर आपकी उस जगह पे पोस्टिंग कर दी गई तो वहां पर अगर आपको ये वाला स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस मिल रहा है तो 200 रुपए पर मंथ है। फिर है एनुअल ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग हिज ड्यूटी, परफॉर्म हिज सोर्स ऑफ रनिंग सच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्रोवाइडिंग दैट सच एम्प्लॉय इज नॉट एन रिसीप ऑफ डेली अलाउंसेस। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बंदा है और वो बस में काम करता है और गवर्नमेंट वो है और वो ट्रांसपोर्ट, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, मतलब वो अपने खर्चे निकालने के लिए। तो 70% अलाउंसेस अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10,000, मतलब या तो 10,000 रुपए या उसकी सैलरी का 70%, जैसे उसे मिलता है मान लीजिए 10,000 रुपए, तो 10,000 का 70% कितना हो गया 7,000, और 7,000 और 10,000 विच एवर इज बेस्ट, तो जितना भी कम होगा उतने तक 7,000 रुपए तक का उसका एग्जाम्पशन मिलेगा, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का एग्जाम्पशन उसे मिल जाएगा। तीसरा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। ये क्या होता है, आपके बच्चे हैं, पढ़ते हैं, पढ़ा लो,
हमसे पैसे ले लो हर महीने। अगर आपको पैसे दिए जा रहे हैं तो आपके लिए आपकी सैलरी होगी, तो वो आपको बेनिफिट के लिए दिया जा रहा है। अगर आपको हर बच्चे पे 100 रुपए मतलब पर चाइल्ड 2 बच्चों तक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने कहा कि भैया एम्प्लॉयर पे करता है तो उसकी पूरी की पूरी फीस दे दे उसे, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन क्या है, हम उसे जो एग्जेम्पशन देंगे, अगर हम 100 रुपए तक मिल रहा है, 100 रुपए पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, मतलब 2 चिल्ड्रन तक मिलेगा, मतलब 200 रुपए तक एग्जेम्प्टेड है। 100 रुपए एक बच्चे के ऊपर एग्जेम्प्टेड है। अगर आपको पूरे साल भर में 1200 रुपए तक फीस मिल रही है आपके एम्प्लॉयर से, तब तो कोई बात नहीं, उससे ऊपर जो भी मिलेगा वो आपकी सैलरी में इंक्लूडेड होगा। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 2400, ठीक है। तो ये आपकी एग्जेम्पशन है। नेक्स्ट आपकी आता है 6 पॉइंट, एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए आपके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, इवन बहुत सारे एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं जो बच्चों के हॉस्टल तक के खर्चे दे देते हैं। तो अगर वो 300 रुपए तक दिए जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो भी 2 बच्चों तक 300 रुपए पर बच्चा और 2 बच्चों तक ये अगर मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर मिलेंगे तो टैक्सेबल होगा भाई। फिर कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस, आपको जैसे कुछ फील्ड एरियाज होते हैं, अगर फील्ड एरियाज में आपको खर्चे दे रहे हैं तो 2600 रुपए। कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरियाज, ये कुछ एरियाज होते हैं, ठीक है ना, इसमें 1000 रुपए। एनी स्पेसिफाइड अलाउंसेस इन नेचर ऑफ द काउंटर इंसर्जेंट अलाउंसेस ग्रांटेड टू मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स ऑपरेटिंग इन एरिया अवे फ्रॉम द पेरिमीटर लोकेशन, मतलब परमानेंट लोकेशन, मतलब उस जगह से अगर वो कहीं इस जगह पे पोस्ट करे गए हैं इस लोग इस तरीके से, ठीक है ना, आर्म्स वगैरह थोड़ी सी डिफिकल्ट एरियाज में, तो वहां के लिए उसको 3300 तक एग्जेम्प्टेड है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, अगर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल जाए, मान लीजिए आपको बोलता है कि यार एक काम करना, तुम आने जाने का खर्चा ना जो हमारी बस में आ जाए करना, और आपको ये पैसे, हम आपको पैसे दे देते हैं, लो भाई आपको पैसे देते हैं हर महीने 5000 रुपए, तो उसमें से 3200 रुपए आपके माफ है। 3200 रुपए तक पैसा मिल रहा है तो कोई बात नहीं, 3200 रुपए से ऊपर मिलेगा, 3200 से ऊपर मिलेगा तो आपकी सैलरी में जुड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अगर आपको मिल रहे तो वो आपके टैक्सेबल होंगे। टू एन ग्रांटेड, ये भी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ये वाले 3200 रुपए भी किसके लिए है, ये उनके लिए है, एन एम्प्लॉय हु इज ब्लाइंड और डेफ, अगर ब्लाइंड और डेफ एंड डम, तीनों को, अंधे बहरे गूंगे हो, तीनों को अगर कोई भी ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप से विच डिसेबिलिटी ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी ऑफ द बॉडी टू मीट हिज एक्सपेंडिचर ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन हिज रेजिडेंशियल और प्लेस ऑफ ड्यूटी, मतलब अपने घर से ऑफिस तक आने तक का जो खर्चा है वो अब वो आ तो सकते नहीं है क्योंकि उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको 3200 रुपए तक, अगर मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने उसको पैसे कुछ दे दिए तो 3200 रुपए तक दे रहे हैं तो उसकी सैलरी में जुड़ेगा नहीं वो, और उसकी टैक्स फ्री हो जाएगा, वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। अंडरग्राउंड अलाउंसेस, अगर आप अंडरग्राउंड अलाउंसेस ग्रांटेड टू एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन अंडर, तो सामने अपना भी समझ में आ रहा है, अनकॉन्ग्रेनियल अननेचुरल क्लाइमेट इन दी अंडरग्राउंड माइंस में, अगर माइंस में अगर आप काम कर रहे हो और अगर 800 रुपए तक मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर मिलेंगे टैक्सेबल होंगे। स्पेशल अलाउंसेस इन द नेचर ऑफ हाई एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड अलाउंसेस ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑपरेटिंग इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज, अगर आप 9000 या 15000 फीट की ऊपर पे काम कर रहे हो तो 1060 रुपए तक अगर आपको एग्जेम्प्टेड है, और 15000 से ऊपर फीट पे काम कर रहे हो तो आप 600 रुपए तक 1600 रुपए तक आपको एग्जेम्प्टेड है। एनी स्पेशल अलाउंस इन द नेचर ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरियाज, ये हाईली एक्टिव फील्ड एरिया होती है, अगर उन जगह पे आप काम कर रहे हो तो 4200। स्पेशल अलाउंस इन द नेचर ऑफ द आइलैंड अलाउंस ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स में जो कोई काम कर रहा है इन अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, यहाँ पे काम कर रहा है तो 3250 पर तक एग्जेम्प्टेड है। तो ये कुछ स्पेशल अलाउंसेस है, अगर आपको मिल रहे हैं इतने तक तो वो आपकी सैलरी में जुड़ेंगे नहीं, आपकी सैलरी में एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे, लेकिन इससे ऊपर जितने भी पार्ट मिलेगा वो आपकी सैलरी में आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा, वो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आपका स्पेशल एग्जाम का पार्ट था जो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, ये करना है आपको, ये मैं कल चेक करूंगा आपको, ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए और इसको मैं कल चेक करूंगा आपको, ठीक है।